एक, चूंकि मैं चाहता हूं इसलिए कानूनी है, किसका कथन है? -A लुई 14, B लुई 15, C लुई 16, D नेपोलियन। 2, आर्थिक गलतियों का अजायब घर किस देश को बताया गया था? -A फ्रांस, B इंग्लैंड, C जापान, D अमेरिका। 3, कर वसूल करने की यह प्रणाली प्राचीन तथा आधुनिक युग दोनों में ही अत्यंत घृणित प्रमाणित हुई है। यह किसका कथन है? -A हेजेन, B नेपोलियन, C लुई 15, D रिशलू। 4, प्रथम एस्टेट के अंतर्गत आने वाला वर्ग था? -A पादरी, B सामंत। प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। 1, कोई नहीं। 2, भौतिक कठिनाइयों तथा थोड़े से अनाज के संयोग के कारण ही फ्रांस की क्रांति हुई। ये कथन किसका है? A यत्समुंड। 3, फ्रांस में स्टेट्स जनरल की स्थापना हुई? -B 1360 ई। 4, टेनिस कोर्ट की शपथ किसके नेतृत्व में लिया गया था? A बेली। 5, बास्तिल के दुर्ग पर आक्रमण कब हुआ था? -A 14 जुलाई 1789 ई। 6, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? -A रूसो। 7, सज्जनों में निर्दोष हूं, मुझ पर लगाए गए आरोप झूठे हैं, मेरा रक्त फ्रांस की जनता के लिए कल्याणकारी होए ही मेरी कामना है। यह किसका कथन है? A लुई 16। 8, क्रांति दो पार्टों के बीच में है, यह शेर भी है, शत्रु है, सीमा पर भी शत्रु है। यह कथन किसका है? -B रूसो। 9, लुई 16 को कब गिलोटिन पर चढ़ाकर मृत्युदंड दिया गया? -A 21 जनवरी 1793। 10, जैकोबिन दल ने कब राष्ट्रीय सम्मेलन पर अधिकार कर लिया था? -C 20 सितंबर 1792। 11, दांते, रॉब्सपियर, सेंट जस्ट आदि कार्यों किस दल के नेता थे? -A जैकोबिन दल। 12, नेशनल गार्ड्स का सेनापति था? -A लाफायते। 13, फ्रांस के नवीन संविधान का निर्माण किस वर्ष हुआ? -B 1793। ग्रुप बी, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दें। 1, प्रोटेस्टेंटों को कैसी यातनाएं दी जाती थीं? उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती थीं जिनमें उत्पीड़न और भेदभाव शामिल थे। 2, फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी का एक वारंट पत्र किसके पास होता था? राजा के पास। इसे लेटर्स डी कैशे कहा जाता था। 3, फ्रांस की राजधानी कहाँ थी? पेरिस। 4, फ्रांस के राजा कहाँ रहते थे? वर्साय। वर्साय के महल में। 5, वर्साय का महल किसने बनवाया था? लुई 14वें, लुई 14 ने। 6, फ्रांस में 2 प्रकार के करों के नाम बताएं। टेल प्रत्यक्ष भूमि कर और गैबेल नमक कर। 7, फ्रांस में 7 वर्ष से बड़े व्यक्ति को साल में कितना नमक खरीदना आवश्यक था? 7 वर्ष से बड़े प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 7 पाउंड नमक खरीदना आवश्यक था। 8, फ्रांस की क्रांति के समय अर्धदासों की संख्या कितनी थी? फ्रांस की क्रांति के समय लगभग 10 लाख अर्धदास थे। 9, द्वितीय एस्टेट के अंतर्गत आने वाले वर्ग कौन कौन थे? कुलीन वर्ग, नोबिलिटी। 10, गिरोंदिन दल के प्रमुख नेताओं के नाम बताएं। ब्रिसोट, रोलांड और मैडम रोलांड। 11, जैकोबिन दल के प्रमुख नेताओं के नाम बताएं। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, लुई एंटोनी डे सेंट जस्ट, लुई एंटवान de सेंट जस्ट और जॉर्जेस डेंटन। 12, जैकोबिन दल फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कैसे करना चाहता था? जैकोबिन दल क्रांति के माध्यम से और राजा को हटाकर गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। उन्होंने एक मजबूत केंद्रीयकृत सरकार का समर्थन किया। 13, दक्षिण मार्गी दल के नेताओं के नाम लिखें। दक्षिण मार्गी दल के विशिष्ट प्रमुख नेताओं के नाम बताना कठिन है क्योंकि यह एक औपचारिक रूप से परिभाषित दल नहीं था। इसमें वे लोग शामिल थे जो क्रांति में अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखते थे और परिवर्तनों की गति को धीमा करना चाहते थे या पूर्व क्रांतिकारी व्यवस्था के कुछ पहलुओं को बनाए रखना चाहते थे। 14, वाममार्गी दल के नेताओं के नाम लिखें। वाममार्गी दल के प्रमुख नेताओं में जैकोबिन जैसे रोबेस्पियर, सेंट जस्ट और अन्य अधिक कट्टरपंथी क्रांतिकारी शामिल थे जो व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन चाहते थे। -C अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 1, क्रांति पूर्व फ्रांस की राजनीतिक स्थिति को बताएं। क्रांति से पहले फ्रांस में निरंकुश राजशाही थी। राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे और वह अपनी इच्छा के अनुसार शासन करता था। कोई प्रभावी प्रतिनिधि संस्थान ही थी जो राजा की शक्तियों को नियंत्रित कर सके। समाज 3 वर्गों एस्टेट्स में बंटा हुआ था और राजनीतिक शक्ति पहले 2 वर्गों पादरी और कुलीन के हाथों में केंद्रित थी।
2. क्रांति पूर्व फ्रांस में राजा के अधिकार को बताएं। क्रांति पूर्व फ्रांस के राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त था, जिसका अर्थ था कि उन्हें शासन करने का अधिकार सीधे ईश्वर से मिला है और वे केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हैं। उनके पास कानून बनाने, कर लगाने, युद्ध और शांति की घोषणा करने और किसी को भी गिरफ्तार करने और कैद करने का पूर्ण अधिकार था। 3. क्रांति पूर्व फ्रांस में बेगारी प्रथा क्या थी? क्रांति पूर्व फ्रांस में बेगारी प्रथा एक प्रकार की अनिवार्य श्रम सेवा थी। इसके तहत तीसरे एस्टेट, विशेषकर किसानों के लोगों को बिना किसी पारिश्रमिक के कुलीन वर्ग और पादरियों के खेतों या अन्य परियोजनाओं पर काम करना पड़ता था। 4. क्रांति पूर्व फ्रांस में द्वितीय एस्टेट की स्थिति को बताएं। क्रांति पूर्व फ्रांस में द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग शामिल था। उन्हें जन्म सिद्ध विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे कि करों से छूट और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का अधिकार। वे किसानों से सामंती कर वसूल करते थे और समाज में उच्च स्थान रखते थे। 5. रूसो कौन था? उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? रूसो एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक थे। उन्होंने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। 6. पार्लियामा में निम्नलिखित मुद्दे क्या थे? क्रांति पूर्व फ्रांस में पार्लियामा उच्च न्यायालय थे, जिनके पास शाही कानूनों को पंजीकृत करने का अधिकार था। वे अक्सर राजा के नए कानूनों और करों का विरोध करते थे, जिससे राजनीतिक तनाव पैदा होता था। उनके मुख्य मुद्दों में राजा की निरंकुश शक्ति को सीमित करना और लोगों के अधिकारों की रक्षा करना शामिल था। 7. स्टेट्स जनरल से आप क्या समझते हैं? स्टेट्स जनरल फ्रांस की एक प्रतिनिधि सभा थी, जिसमें तीनों एस्टेट, पादरी, कुलीन और सामान्य जन के प्रतिनिधि शामिल होते थे। इसे राजा द्वारा विशेष परिस्थितियों में बुलाया जाता था, आमतौर पर नए करों को मंजूरी देने के लिए। क्रांति से पहले इसे 1614 के बाद नहीं बुलाया गया था। 8. टेनिस कोर्ट की शपथ से आप क्या समझते हैं? टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को वर्साई में हुई थी, जब तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों को स्टेट्स जनरल के सत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया, तो वे पास के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और शपथ ली कि जब तक वे फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार नहीं कर लेते, तब तक वे अलग नहीं होंगे। यह घटना फ्रांसीसी क्रांति की एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। 9. बास्तिल दुर्ग पर आक्रमण कब हुआ और आक्रमण किसने किया? बास्तिल दुर्ग पर आक्रमण 14 जुलाई 1789 को हुआ था। आक्रमण पेरिस के नाराज नागरिकों और किसानों ने किया था, जो राजनीतिक कैदियों को रिहा कराने और हथियार प्राप्त करने के उद्देश्य से एकत्र हुए थे। 10. राष्ट्रीय संवैधानिक सभा के कार्य बताएं। राष्ट्रीय संवैधानिक सभा टेनिस कोर्ट की शपथ के बाद गठित हुई थी। इसके मुख्य कार्य थे फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार करना, सामंती व्यवस्था और विशेषाधिकारों को समाप्त करना, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा को पारित करना, चर्च की भूमि का राष्ट्रीयकरण करना। 11. फ्रांस पर जैकोबिन दल का प्रभुत्व कब स्थापित हुआ? फ्रांस पर जैकोबिन दल का प्रभुत्व लगभग 1793 से 1794 तक स्थापित रहा। इस काल को आतंक का शासन भी कहा जाता है। 12. आतंक का राज्य कब प्रारंभ हुआ और किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? आतंक का राज्य 1793 में प्रारंभ हुआ और मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व वाली जैकोबिन सरकार के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। 13. मानव तथा नागरिक अधिकारों की घोषणा क्या थी? मानव तथा नागरिक अधिकारों की घोषणा 1789 में राष्ट्रीय संवैधानिक सभा द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। इसमें स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा, संपत्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता जैसे बुनियादी मानवाधिकारों और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। 14. नवीन संविधान के निर्माण के बारे में आप क्या जानते हैं? राष्ट्रीय संवैधानिक सभा ने 1791 में फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाया। इस संविधान ने संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, जिसमें राजा की शक्तियां सीमित कर दी गईं और नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। मतदान का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही दिया गया था। 15. सांकुलोट किसे कहा जाता था? सांकुलोट का शाब्दिक अर्थ है बिना घुटनों वाली ब्रीच के। यह शब्द फ्रांस के शहरी गरीब लोगों, कारीगरों और छोटे दुकानदारों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कुलीन वर्ग द्वारा पहनी जाने वाली घुटनों तक की ब्रीच कुलोट के विपरीत लंबी पतलून पहनते थे। वे फ्रांसीसी क्रांति के सक्रिय समर्थक थे और समानता तथा सामाजिक अन्याय की मांग करते थे। ग्रुप -D लघु उत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्न 4 अंक के हैं। 1. फ्रांस क्रांति पूर्व राजनीतिक बंदी गृह की स्थिति बताएं। फ्रांस की क्रांति से पहले राजनीतिक बंदियों की स्थिति बहुत खराब थी। राजा के पास किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार करने और कैद करने का अधिकार था। इन बंदी गृहों में अमानवीय परिस्थितियां थीं
और कैदियों को अक्सर यातना दी जाती थी। बास्तील का किला, जो एक कुख्यात राजनीतिक बंदी गृह में था, फ्रांसीसी राजशाही के अत्याचार का प्रतीक बन गया था। 2. फ्रांस क्रांति पूर्व प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? फ्रांस की क्रांति से पहले प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही भ्रष्ट और अक्षम थी। देश विभिन्न प्रांतों में विभाजित था, जिनमें से प्रत्येक के अपने अलग कानून और कर थे। राजा के अधिकारी अपनी मनमानी करते थे और भ्रष्टाचार हर स्तर पर व्याप्त था। कोई समान नागरिक संहिता नहीं थी और न्याय अक्सर पक्षपातपूर्ण होता था। 3. फ्रांस क्रांति पूर्व सामाजिक वर्गीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था, जिन्हें एस्टेट कहा जाता था। प्रथम एस्टेट, इसमें पादरी शामिल थे। उन्हें करों से छूट मिली हुई थी और उनके पास काफी शक्ति और विशेषाधिकार थे। द्वितीय एस्टेट, इसमें कुलीन वर्ग शामिल थे। उन्हें भी करों से छूट मिली हुई थी और उन्हें कई सामंती अधिकार प्राप्त थे। तृतीय एस्टेट, इसमें किसान, कारीगर, व्यापारी और अन्य आम लोग शामिल थे। वे सबसे अधिक संख्या में थे, लेकिन उनके पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी और वे सभी करों का बोझ उठाते थे। यह सामाजिक वर्गीकरण बहुत ही अन्यायपूर्ण था और क्रांति के प्रमुख कारणों में से एक था। 4. फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ कब और कैसे हुआ? फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ 1789 में हुआ। इसकी शुरुआत कई कारणों से हुई, जिनमें सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट, राजनीतिक अत्याचार और प्रबुद्धता के विचारों का प्रभाव शामिल थे। तात्कालिक कारण 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाना था, जिसे राजा लुई 16 ने वित्तीय संकट को हल करने के लिए बुलाया था। तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों ने अधिक प्रतिनिधित्व और मतदान के नियमों में बदलाव की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके विरोध में 20 जून 1789 को उन्होंने टेनिस कोर्ट में शपथ ली कि जब तक वे फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना लेंगे, तब तक वे अलग नहीं होंगे। 14 जुलाई 1789 को पेरिस के लोगों ने बास्तील के किले पर धावा बोल दिया, जो क्रांति की शुरुआत का प्रतीक था। 5. स्टेट्स जनरल के बारे में आप क्या जानते हैं? स्टेट्स जनरल फ्रांस की एक प्रतिनिधि सभा थी, जिसमें तीनों एस्टेट के प्रतिनिधि शामिल होते थे। इसे राजा द्वारा विशेष परिस्थितियों में बुलाया जाता था, आमतौर पर नए करों को मंजूरी देने या किसी बड़े संकट पर विचार करने के लिए। 1614 के बाद इसे 1789 तक नहीं बुलाया गया था। इसकी संरचना और मतदान के नियम हमेशा विवाद का विषय रहे, खासकर तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों के लिए, जो जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा होने के बावजूद कम प्रतिनिधित्व महसूस करते थे। 6. बास्तील के दुर्ग के पतन के महत्व को बताएं। 14 जुलाई 1789 को बास्तील के दुर्ग का पतन फ्रांसीसी क्रांति की एक महत्वपूर्ण घटना थी। बास्तील एक शाही किला और राजनीतिक बंदीगृह था, जो राजा की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। इस पर धावा बोलना लोगों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह और स्वतंत्रता की इच्छा का प्रतीक था। इस घटना ने क्रांति को गति दी और राजा की शक्ति को कमजोर किया। इसे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के रूप में भी माना जाता है। 7. राष्ट्रीय संवैधानिक सभा के कार्य बताएं। राष्ट्रीय संवैधानिक सभा 1789 में तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाना था। इसके प्रमुख कार्य थे मानवाधिकारों की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन पारित करना, सामंती व्यवस्था और विशेषाधिकारों को समाप्त करना, पादरी वर्ग की नागरिक संविधान, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी पारित करना, 1791 का संविधान तैयार करना, जिसने फ्रांस में एक संवैधानिक राजशाही की स्थापना की। 8. राजा लुई 16 की मृत्युदंड पर चर्चा करें। राजा लुई 16 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान गिरफ्तार किया गया और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। नेशनल कन्वेंशन द्वारा मुकदमा चलाए जाने के बाद उन्हें दोषी पाया गया और 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन द्वारा मृत्युदंड दिया गया। उनकी मृत्यु फ्रांसीसी राजशाही के अंत और गणतंत्र की स्थापना का प्रतीक थी। यह घटना यूरोप के अन्य राजशाहियों के लिए एक बड़ा झटका थी। 9. फ्रांस की क्रांति में कृषकों की भूमिका क्या थी? फ्रांस की क्रांति में किसानों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे तृतीय एस्टेट का सबसे बड़ा हिस्सा थे और सामंती व्यवस्था के तहत भारी करों और शोषण से त्रस्त थे। क्रांति की शुरुआत में किसानों ने कई ग्रामीण विद्रोहों में भाग लिया, जैसे कि ग्रेट फियर, ग्रांदे पेयर, जिसमें उन्होंने कुलीनों के घरों पर हमला किया और सामंती दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय संवैधानिक सभा पर सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त करने का दबाव बनाया और क्रांति के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया। 10. फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्ग का नेतृत्व कैसा था? फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्ग
बुर्जुआ वर्ग ने एक महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। इस वर्ग में व्यापारी, वकील, डॉक्टर, शिक्षक और लेखक शामिल थे। वे प्रबुद्धता के विचारों से प्रभावित थे और राजनीतिक और सामाजिक सुधारों की मांग कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय संवैधानिक सभा और अन्य क्रांतिकारी संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पास शिक्षा और संसाधन थे, जिसका उपयोग उन्होंने क्रांति के विचारों को फैलाने और उसे दिशा देने में किया। मध्यम वर्ग ने एक अधिक न्यायसंगत और तर्कसंगत समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ग्रुप -E वर्णनात्मक प्रश्न। सभी प्रश्न 8 अंक के हैं। 1. 1789 ई की फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों की विवेचना करें। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एक जटिल घटना थी, जिसके कई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण थे। राजनीतिक कारण, फ्रांस में निरंकुश राजशाही थी, जहां राजा के पास असीमित शक्तियां थीं और वो अपनी इच्छा के अनुसार शासन करता था। लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का कोई अधिकार नहीं था और सरकार की नीतियों में उनकी कोई राय नहीं ली जाती थी। प्रशासनिक व्यवस्था भ्रष्ट और अक्षम थी। सामाजिक कारण, फ्रांसीसी समाज 3 असमान वर्गों एस्टेट्स में विभाजित था। प्रथम और द्वितीय एस्टेट, पादरी और कुलीन वर्ग को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिनमें करों से छूट भी शामिल थी, जबकि तृतीय एस्टेट आम लोग पर करों का भारी बोझ था और उनके पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी। ये सामाजिक असमानता लोगों में भारी असंतोष पैदा कर रही थी। आर्थिक कारण, फ्रांस एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। लंबे युद्धों और शाही दरबार के विलासितापूर्ण खर्चों के कारण राजकोष खाली हो गया था। बार बार फसलें खराब होने से खाद्यान्न की कमी हो गई थी और कीमतें बढ़ गई थीं, जिससे आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया था। सरकार पर भारी कर्ज था, जिसे चुकाना मुश्किल हो रहा था। इन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों के संयोजन ने 1789 में फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। 2. फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के योगदान का वर्णन करें। फ्रांस की क्रांति में प्रबुद्धता के दार्शनिकों ने एक महत्वपूर्ण वैचारिक भूमिका निभाई। जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और लोकप्रिय संप्रभुता के विचारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया और तर्क दिया कि सरकार को लोगों की सहमति पर आधारित होना चाहिए। उनके विचारों ने लोगों को अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। समाचार पत्रों, पुस्तिकाओं और सैलूनों के माध्यम से इन दार्शनिकों के विचारों का व्यापक प्रसार हुआ, जिसने क्रांति के लिए एक बौद्धिक आधार तैयार किया। 3. व्यवस्थापिका सभा पर निबंध लिखें। व्यवस्थापिका सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, 1791 के संविधान के तहत फ्रांस की नई विधायिका थी। यह राष्ट्रीय संवैधानिक सभा के बाद अस्तित्व में आई। इस सभा के सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर होता था। व्यवस्थापिका सभा को कानून बनाने, कर लगाने और युद्ध एवं शांति की घोषणा करने का अधिकार था। हालांकि यह सभा आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से घिरी रही। राजा लुई 16 ने संविधान को स्वीकार करने के बावजूद गुप्त रूप से क्रांति के विरोधियों से संपर्क बनाए रखा। बाहरी तौर पर ऑस्ट्रिया और प्रशिया जैसे यूरोपीय देशों ने फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया और हस्तक्षेप की धमकी दी। व्यवस्थापिका सभा के भीतर भी राजनीतिक गुटों में मतभेद थे, जिससे अस्थिरता बनी रही। अंततः यह सभा 1792 में समाप्त हो गई और नेशनल कन्वेंशन का गठन हुआ। 4. बास्तील दुर्ग के पतन के कारण का वर्णन करें। बास्तील दुर्ग के पतन के कई कारण थे। राजनीतिक प्रतीक, बास्तील राजा की निरंकुश शक्ति और अत्याचार का प्रतीक था। यह राजनीतिक कैदियों को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिससे लोगों में राजा के प्रति गुस्सा और भय व्याप्त था। अफवाहें। 14 जुलाई 1789 को पेरिस में यह अफवाह फैली कि राजा ने सेना को शहर में नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दिया है। इससे लोगों में और अधिक आक्रोश फैल गया। हथियारों की तलाश। क्रांतिकारियों को हथियारों की आवश्यकता थी और उन्हें उम्मीद थी कि बास्तील में हथियार मिलेंगे। जनता का आक्रोश। आर्थिक संकट और सामाजिक असमानता के कारण आम जनता पहले से ही परेशान थी और बास्तील पर हमला उनके गुस्से और विद्रोह की अभिव्यक्ति थी। कमजोर सुरक्षा। बास्तील की सुरक्षा अपेक्षाकृत कमजोर थी और उसमें केवल कुछ ही सैनिक मौजूद थे। इन कारणों के संयोजन से 14 जुलाई 1789 को लोगों ने बास्तील पर धावा बोल दिया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। 5. राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय संवैधानिक सभा पर निबंध लिखें। राष्ट्रीय संवैधानिक सभा फ्रांसीसी क्रांति की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। इसका गठन 1789 में तब हुआ जब एस्टेट्स जनरल के तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों ने खुद को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया और फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाने का संकल्प लिया।
इस सभा ने फ्रांस में महत्वपूर्ण सुधार किए। मानवाधिकारों की घोषणा। इसने 26 अगस्त 1789 को मानवाधिकारों और नागरिक अधिकारों की घोषणा पारित की, जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित किया। सामंती व्यवस्था का अंत। इसने सामंती विशेषाधिकारों, करों और बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया, जिससे किसानों को राहत मिली। पादरी वर्ग का नागरिक संविधान। इसने चर्च को राज्य के अधीन कर दिया और पादरियों को निर्वाचित अधिकारी बना दिया। 1791 का संविधान। इसने फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार किया, जिसने सीमित राजशाही की स्थापना की और शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित किया। राष्ट्रीय संवैधानिक सभा ने फ्रांस में एक नए राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी और क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6. फ्रांस में आतंक के राज्य के कारणों एवं परिणामों का उल्लेख करें। फ्रांस में आतंक का राज्य रेन ऑफ टेरर 1793 से 1794 तक चला। इसके कई कारण थे। क्रांति की रक्षा। क्रांतिकारी सरकार को आंतरिक और बाहरी दुश्मनों से क्रांति की रक्षा करने की आवश्यकता महसूस हुई। राजशाही के समर्थक और विदेशी शक्तियां क्रांति को विफल करने की कोशिश कर रही थीं। अतिवादी विचारधारा। जैकोबिन क्लब के नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व में एक अतिवादी विचारधारा का उदय हुआ, जिसने क्रांति के दुश्मनों को कठोरता से कुचलने का आह्वान किया। सार्वजनिक सुरक्षा समिति। इस शक्तिशाली समिति को क्रांति के दुश्मनों से निपटने के लिए असाधारण अधिकार दिए गए थे। आतंक के राज्य के परिणाम भयावह थे। हजारों लोगों को बिना उचित मुकदमे के गिरफ्तार किया गया और गिलोटिन द्वारा मार दिया गया, जिनमें राजा लुई 16 और रानी मैरी एंटोनेट भी शामिल थे। नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित कर दी गईं और संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई और अराजकता का माहौल बन गया। अंततः रोबेस्पियर और उनके समर्थकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मृत्युदंड दिया गया, जिससे आतंक के राज्य का अंत हुआ। 7. फ्रांस की क्रांति के स्वरूप का वर्णन करें। फ्रांस की क्रांति एक जटिल और बहुआयामी घटना थी, जिसके स्वरूप को कई प्रमुख विशेषताओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह। क्रांति का एक महत्वपूर्ण पहलू राजशाही की निरंकुश शक्ति और सामाजिक असमानता के खिलाफ एक शक्तिशाली विद्रोह था। आम लोगों, विशेष रूप से तृतीय एस्टेट ने विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ आवाज उठाई। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। क्रांति के मूल में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रबुद्धतावादी आदर्श थे। क्रांतिकारियों ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जाए और राष्ट्रीय एकता की भावना हो। जन संप्रभुता की स्थापना। क्रांति ने राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को चुनौती दी और यह स्थापित किया कि संप्रभुता लोगों में निहित है। राष्ट्रीय सभा और बाद में नेशनल कन्वेंशन जैसे प्रतिनिधि निकायों के माध्यम से लोगों की इच्छा को व्यक्त करने का प्रयास किया गया। हिंसक और उथल-पुथल भरा परिवर्तन। क्रांति एक शांतिपूर्ण सुधार प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक उथल-पुथल से भरी हुई थी। बास्तील पर हमला, आतंक का शासन और विभिन्न राजनीतिक गुटों के बीच संघर्ष इसके हिंसक स्वरूप के उदाहरण हैं। सामाजिक पुनर्गठन के प्रयास। क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी समाज की संरचना को मौलिक रूप से बदलने का प्रयास किया। सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, चर्च की शक्ति को सीमित कर दिया गया और एक नई नागरिक संहिता बनाने का प्रयास किया गया। राजनीतिक प्रयास। क्रांति के दौरान विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों का प्रयास किया गया, जिनमें संवैधानिक राजशाही, गणतंत्र और अंततः नेपोलियन के तहत एक प्रकार की तानाशाही शामिल थी। यह राजनीतिक अस्थिरता और विचारधाराओं के टकराव को दर्शाता है। राष्ट्रवाद का उदय। क्रांति ने फ्रांसीसी लोगों में एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान और एकता की भावना को बढ़ावा दिया। राष्ट्र की अवधारणा क्रांति के दौरान एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति के विचारों और घटनाओं का यूरोप और दुनिया भर पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने अन्य देशों में स्वतंत्रता और सुधार के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया और राजशाही और स्थापित व्यवस्थाओं के लिए एक चुनौती पेश की। अपूर्ण और विवादास्पद परिणाम। क्रांति ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए, लेकिन इसके परिणाम अपूर्ण और विवादास्पद रहे। स्वतंत्रता और समानता के आदर्श सभी नागरिकों तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाए और क्रांति के बाद भी राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। संक्षेप में, फ्रांस की क्रांति एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया थी, जिसका स्वरूप अत्याचार के खिलाफ विद्रोह, प्रबुद्धतावादी आदर्शों, जनसंप्रभुता की स्थापना, हिंसा, सामाजिक पुनर्गठन के प्रयासों, राजनीतिक प्रयोगों,
राष्ट्रवाद के उदय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव से चिन्हित था। यह एक ऐसा युग था जिसने फ्रांस और दुनिया के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। में स्त्रियों ने सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उन्हें आधिकारिक तौर पर राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शनों, रैलियों और राजनीतिक क्लबों में भाग लिया। उन्होंने रोटी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया और बास्तील पर हमले में भी भाग लिया। कई महिलाओं ने अपने राजनीतिक विचार व्यक्त करने के लिए समाचार पत्र और पुस्तिकाएं लिखीं। ओलिम्पे गॉजेस जैसी महिलाओं ने महिलाओं के अधिकारों की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड ऑफ द फीमेल सिटीजन, लिखकर लैंगिक समानता की वकालत की। हालांकि क्रांति के दौरान महिलाओं की भूमिका को अक्सर नजरअंदाज किया गया और उन्हें राजनीतिक क्षेत्र से बाहर रखने के प्रयास किए गए। 9. फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों के वृहद प्रभाव का उल्लेख करें। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विश्व स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोकतंत्र और गणतंत्र। क्रांति ने राजशाही के अंत और लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना के विचारों को बढ़ावा दिया। मानवाधिकार। मानवाधिकारों की घोषणा ने दुनिया भर में व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया। राष्ट्रवाद। क्रांति ने फ्रांसीसी लोगों में राष्ट्रीय एकता और पहचान की भावना को मजबूत किया, जिससे आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अन्य क्रांतियां। फ्रांसीसी क्रांति ने लैटिन अमेरिका और यूरोप के अन्य हिस्सों में स्वतंत्रता और सुधार के लिए क्रांतियों को प्रेरित किया। सामाजिक सुधार। क्रांति ने सामंती व्यवस्था और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्षों को बढ़ावा दिया। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श आज भी दुनिया भर में लोकतंत्र, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के लिए आंदोलनों को प्रेरित करते हैं।